5 सितंबर का डे है। आज आप लोग भी जानते हैं 5 सितंबर है और इस 5 सितंबर को एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम लोग एक साथ शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक नाम से आता है टीचर, जिसको शुद्ध हिंदी में आप शिक्षक कहते हैं। जहाँ क लग जाता है यानी वहां कुछ देने वाला होता है। शिक्षा देने वाला यानी समाज को शिक्षित बनाने वाला, उन्हीं को शिक्षक कहा जाता है। और शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है ये भी आप लोग जानते होंगे। सिर्फ थोड़ा सा आपको हम याद करा दूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति और कभी राष्ट्रपति भी हुआ करते थे, उन्होंने अपना जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना स्वीकार कराया और देश को कहा कि मेरा जो जन्मदिन है एक सम्मान के रूप में टीचर्स डे दिया जाए, क्योंकि बेसिकली वह एक शिक्षक थे और आज हम उन्हीं के जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा ऑल स्टूडेंट्स से कि सिर्फ आप शिक्षक के द्वारा दिया गया शिक्षा को ही ना अपनाएं, बल्कि शिक्षा का सम्मान भी करना सीखें। इसी को शिक्षक दिवस के रूप में मैं इतना बोल करके मैं आप लोग को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आइए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूं। आइए मैं बहितमल उपचार के बारे में आपको बताऊं। अगर याद हो पिछले वीडियो मैंने एक्सरसाइज 10 के इस वीडियो में मैं आपको पीछे मैंने आपको बताया था सीवेज, जो कि गंदे पानी जो घर से निकल रहे हैं या औद्योगिक क्षेत्र से निकल रहे हैं या कृषि उत्पाद से जो भी मिलकर के एक ड्रेन के रूप में गंदे पानी के रूप में बाहर निकलता है, उसी को आप एक मिला जुला सम्मिलित रूप से आपने वहित मल बहता हुआ मल यानी सीवेज कहा था। उसके ट्रीटमेंट उपचार के बारे में पीछे वीडियो मैंने आपको कहा था अलग अलग स्टेप में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों स्टेप में बताना है। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्राइमरी स्टेज में देखा जाता है सीवेजेस में कई तरह के इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, इस तरह के पदार्थ अपशिष्ट, जिसमें कि कार्बनिक और अकार्बनिक कई तरह के पदार्थ होते हैं। जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको भौतिक विधि द्वारा, इसको आप कहते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्पेशली ध्यान रखेंगे भौतिक विधि द्वारा जो मोटे कचरे उनको निकाला जाता है। तो इसमें दो विधि अप्लाई किया जाता है, फिल्ट्रेशन जिसको शुद्ध हिंदी में किताब में निस्संदन लिखा होगा, दूसरा सेडिमेंटेशन जिसको अवसादन लिखा होगा। तो फिल्ट्रेशन में देखा जाता है जो वहितमल में मोटे मोटे कूड़ा करकट या तैरने वाला प्लावी जो प्रोडक्ट होता है उनको फिल्टर करके जालीनुमा संरचना से उसको निकाल लिया जाता है छान करके। उसके बाद उसमें जो पत्थर के टुकड़े हों या बालू हों या मिट्टी के कण हों या और भी जो मोटे पदार्थ हों, वो धीरे धीरे क्या होता है उनको अवसादन करके यानी सेडिमेंटेशन करके उनको अलग कर दिया जाता है। जब इन विधियों के द्वारा सभी तरह के मोटे कचरे को अलग कर लिया जाता है तो फिर ठोस कण जो महीन महीन कार्बनिक और अकार्बनिक जो कणें होती है ठोस कण, वह धीरे धीरे उस वहितमल में उस पानी में धीरे धीरे नीचे की ओर बैठता जाता है। उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक आपंक, प्राइमरी स्लज कहा जाता है। इसे भी जब निकाल लिया जाता है तो फिर उसमें बहता हुआ जो काला कार्बनिक पदार्थ बचता है जो सूक्ष्म कणों के रूप में, उसे एक नाम दिया जाता है बहिस्राव इफ्लुएंट। और ये बहता हुआ जो कार्बनिक कण सब है इन्हें प्राथमिक निस्यंदन टैंक यानी प्राइमरी सेटलिंग टैंक के द्वारा द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। तो मैंने आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल मेथड के अंतर्गत फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा मैंने बताया सभी तरह के कूड़ा करकट मोटे कूड़े करकट को निकाला जाता है। आइए सेकेंडरी ट्रीटमेंट बताओ। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आइए सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करूं, जिसको आप कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे जैविक कुछ क्रिया हो रही है, कुछ जीवाणुओं का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह के उपचार में जो भाग ले रहे हैं कुछ जीवाणु, इसका हमने नाम लिखा कॉलीफॉर्म, क्लॉस्ट्रिडियम, सीडोमोनास, माइक्रोकोकस, ऐसे जीवाणु भाग लेते हैं वहितमल के उपचार में। मैं आपको बताऊं प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने देखा था इफ्लुएंट बना था और यह इफ्लुएंट को टैंक में यानी कि आप देख रहे थे इफ्लुएंट को वायवीय जीवाणुयुक्त ऑक्सीजन युक्त वायवीय टैंक से गुजारा जाता है और गुजारने के फलस्वरूप उसे यांत्रिक रूप से हिलाते हुए वायु को पंप किया जाता है। इसमें वायवीय जीवाणु अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं इस टैंक में। और इस टैंक में देखा जाता है जीवाणु, कवक, शैवाल, इसकी अत्यधिक वृद्धि होती है और झुंड का निर्माण होता है। सभी एक दूसरे से कवक के तंतु द्वारा जुड़े रहते हैं और इन झुंड को फ्लॉक्स कहा जाता है, FLOCS, फ्लॉक्स कहा जाता है।
इसमें जो आपके जीवाणु और कवक हैं ये अपघटक के रूप में कार्य करते हैं और इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं कार्बनिक पदार्थ उसका अपघटन करना शुरू करते हैं। लेकिन अपघटक को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उस ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां पर उपस्थित शैवाल करता है, शैवाल के द्वारा होता है। इस तरह से क्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे अकार्बनिक पदार्थ यानी कार्बनिक से अकार्बनिक पदार्थ बदलते रहता है, टूटते रहता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया जैसे ये प्रोसेस अधिक फॉस्फेट और नाइट्रेट होने के कारण जब वो जल बच जाता है तो उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है। इस तरह की प्रक्रिया मैं एक विधि के द्वारा बता रहा हूँ, रिसाइकलिंग ऑफ एक्टिवेटेड बायोमास स्लज, क्योंकि द्वितीयक जो विधि है, द्वितीयक जो उपचार है उसमें दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, एक रिसाइकलिंग ऑफ एक्टिवेटेड बायोमास स्लज और एक ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड। तो इस तरह की क्रिया में मैंने आपको बताया रिसाइकलिंग एक्टिवेटेड बायोमास स्लज जो डाइजेस्टर है उसको जब जैसे ही फॉस्फेट और नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण उसे एक अलग से उपकरण में भेजा जाता है, उसको कहते हैं अवायवीय, इसको एनारोबिक कहते हैं, अवायवीय आपंक डाइजेस्टर, जिसको आप एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। इसमें जैसे ही जाता है यहाँ पर अवायवीय जीवाणु उपस्थित रहता है और यह अवायवीय जीवाणु पहले से स्लज में उपस्थित वायवीय जीवाणु का पाचन करके नष्ट कर देता है, यानी रोग कारक जो जीवाणु है उसको नष्ट कर देता है। इस तरह से आपका अवायवीय जीवाणु जब क्रिया करने लगता है तो वहां से आपका कुछ गैसेस प्रोडक्ट जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसे ऐसे गैसों का मिश्रण वहां पर मुक्त होता, उत्पादन होता है। सेकंड मेथड में इसका देखें ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, इसमें देखा जाता है जो गंदे पानी होता है उसको ड्रॉप यानी बूंद बूंद कर जीवाणु युक्त बायोफिल्म बनाया जाता है, जीवाणु युक्त बायोफिल्म उस पर ड्रॉप ड्रॉप गिराया जाता है और यह जो बायोफिल्म बना होता है पत्थरों के टुकड़े पर बना होता है। जैसे इस पर गिराया जाता है तो जीवाणुओं द्वारा अपघटन, जैविक अपघटन होता है। जैविक अपघटन के फलस्वरूप ये जो आपके बायोफिल्म है इनके द्वारा बायोमास, फिर बायोमास बनकर तैयार हुआ रिसाइकलिंग मेथड, बायोमास और CO2 का उत्पादन होने लगता है। आइए मैं टर्शियरी मेथड की बात करूं, तृतीयक उपचार की बात करूं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपने देखा इतना सारा किया गया क्रिया, उस पानी को बेहतर रूप में परिवर्तित किया गया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट बच जाते हैं जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जिनका अपघटन जैविक रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले आपने देखा जैविक रूप से अपघटन करके अलग अलग प्रोसेस के जरिए पानी की गंदगी को साफ करना। लेकिन अब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ सम्मिलित हैं, इनको इस उपचार के द्वारा अलग किया जाता है। इसमें देखा जाता है मुख्य रूप से देखा जाता है फॉस्फेट, नाइट्रोजन की यौगिक को हटाया जाता है। इसके साथ साथ कई तरह के भारी धातु हैं, क्लोरीन युक्त यौगिक है, खनिज लवण है, इनको भी अलग किया जाता है। कार्बन फिल्टर को यानी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के द्वारा जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, कार्बन प्रदूषक है, उसको भी अलग किया जाता है। फॉस्फेट को मुख्य रूप से देखा जाता है या तो कैल्शियम या तो आयरन फॉस्फेट, उसको प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेपित कर दिया जाता है। इस रूप से जब पूरी तरीके से इसका सभी तरह के पॉल्यूटेंट्स और सभी तरह के गंदगी को साफ कर लिया जाता है, पीने योग्य पानी के रूप में हमें मिलता है, जिसका इस्तेमाल पानी पीने के रूप में किया जाता है, या जो हमारे स्रोत हैं जल के, नदी तालाब, उसमें इसे प्रवाहित किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस तरह से मैंने आपको वैधमल का उपचार का सभी तरह का ट्रीटमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों तरह का मैंने कंप्लीट किया और इस तरह से वैधमल उपचार के द्वारा गंदे पानी को साफ करके बहता हुआ पानी का स्रोत है उसमें मिला दिया जाता है। आइए मेरे भारत सरकार के द्वारा, हमारे भारत जो सरकार है उन्होंने नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कुछ कार्य किया है। जैसे कि 1997 ईस्वी में यमुना एक्शन प्लान, जिसमें यमुना नदी के गंदगी को दूर करने का परियोजना तैयार किया गया, योजना आरंभ किया गया। वैसे ही 1985 में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उसमें योजना आरंभ की गई, जिसको गंगा एक्शन प्लान कहते हैं। इस तरीके से भी नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट टॉपिक का मैं चर्चा करता हूँ। BOD, इसको आप फुल फॉर्म देख रहे हैं, या तो बायोलॉजिकल या तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। डिमांड यानी मांग। आप भी जानते हैं ऑक्सीजन की मांग कहाँ, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन की किस लिए जरूरत, आप जानते हैं कोई भी सजीव का ऑक्सीजन की ग्रो करने के लिए, वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन वहां पे नहीं मिलेगा यानी उसकी वृद्धि रुक जाएगी, अर्थात
कोई भी तरह के कहीं पर भी सजीव की उत्पत्ति हो रही है वहाँ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन जहाँ प्रदूषण अधिक होता है वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसी को डिफाइन किया गया। अगर 1 लीटर जल 1 लीटर पानी में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है उसको खपत कर और फिर उन्हें ऑक्सीकृत करने के लिए, उस पानी को ऑक्सीकृत करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है वह बीओडी कहलाता है। यानी आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं बीओडी कार्बनिक पदार्थ द्वारा प्रदूषण का सूचक माना जा सकता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कोई भी व्यर्थ जल है, बेकार जल है, अगर उसमें बीओडी अधिक है यानी उसमें प्रदूषण की क्षमता अधिक है। इस तरह से आप बीओडी के बारे में आपको समझाया। आइए बायोगैस के बारे में समझाया। बायोगैस के बारे में बताऊं, वैसे आप जान रहे चैप्टर में आप मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव की बात कर रहे थे। जितना भी प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ सब में कहीं न कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव की भूमिका को आप देख रहे हैं। वैसे बायोगैस, असली बायोगैस है क्या? बायोगैस एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है। बायोगैस एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के फलस्वरूप उत्पन्न की जाती है, उत्पादित की जाती है। ऐसे बायोगैस में मुख्य घटक के रूप में अगर कहा जाए तो मीथेन आता है केवल मुख्य घटक, यानी मैंने रूप से उसका कंपोनेंट्स पूछा जाए बायोगैस में मीथेन, लेकिन इसके साथ साथ अन्य भी कुछ घटक है जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ऐसे से भी कुछ घटक इसमें सम्मिलित होते हैं। नहीं तो मैंने रूप से अगर पूछा जाए तो आप मीथेन का नाम लेते हैं। आप देखते हैं जंतु है, पेड़ पौधे हैं, कृषि से उत्पादित जो अपशिष्ट होता है, इन सभी अपशिष्टों को एक जगह पर इकट्ठा करके उसे जल के साथ मिश्रण करके घोल बनाया, उसको स्लरी कहा जाता है, SLURRY। और इन्हें फिर एक संयंत्र में, जिस संयंत्र का चर्चा करूंगा प्लांट का, उसमें डाल करके उसमें फिर अपघटन करवाया जाता है जीवाणुओं। इसमें जो जीवाणु भाग लेते हैं उसको मिथेनोजेंस कहते हैं। मिथेनोजेंस के अंतर्गत मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकॉकस ऐसे जीवाणु आते हैं। इस तरह के जीवाणु कुछ पशुओं के रुमेन या आमाशय का ऊपर का पार्ट होता है उसमें भी पाए जाते हैं रुमेनोकॉकस। ये खास करके सेल्यूलोजिक पदार्थ का पाचन भी करता है। खास करके देखा जाता है इस तरह के क्रिया के फलस्वरूप गैसों का मिश्रण का उत्पादन होता है जिसे हम बायोगैस कहते हैं। आइए मैं बायोगैस प्लांट के बारे में बताऊं। आइए बायोगैस प्लांट के बारे में बात करूं। बायोगैस संयंत्र एक्चुअली यह आपके गांव ग्रामीण इलाके में भी बनाया जाता है, ईंट और कंक्रीट का बनाया जाता है। लगभग 10 से 15 फीट गहरा एक बेलनाकार टैंक बनाया जाता है और उसमें कृषि और पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उसमें जल के साथ मिश्रित करके उसमें डाला जाता, भरा जाता है। उस टैंक में ऊपर की ओर एक गोलाकार, एक गुंबदाकार आप देखते होंगे ढक्कन, स्वचालित मूवेबल एक ढक्कन लगा रहता है। उसके ऊपर एक निकास द्वार पर, इस पर रेगुलेटर की संरचनाएं रहती है और उससे पाइप लगा रहता है। वह पाइप जो कि घरों घर तक पहुंचा जाता है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के फलस्वरूप जो गैस बनता है, गैस हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और वह पाइप के द्वारा घर में आपूर्ति की जाती है। लेकिन जब इस तरह की क्रिया हो जाती है कि गैस उत्पादन के बाद जो शेष बचा अपशिष्ट है उसे प्लांट के दूसरे निकास द्वार के द्वारा निकाल लिया जाता है और खेतों में उसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए बायोगैस का कुछ लाभ बताओ। बायोगैस का एडवांटेज, लाभ की मैं बात करूं तो कई तरह के लाभ है। आज की डेट में खूब इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आप देख सकते चलाने में, विद्युत के उत्पादन में, इतना सारी क्रियाओं में इसका उपयोग खूब किया जा रहा है। दूसरा चीज आप देख रहे हैं यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसमें कैपेसिटी है, क्षमता है। तीसरा चीज आप देख रहे हैं प्रदूषण को कम करता है क्योंकि आप इसके बारे में अच्छी तरीके जानते हैं यह धुआं रहित ईंधन है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं दुर्गंध रहित है, दुर्गंध भी नहीं होता इसलिए उपयोगी ईंधन भी माना जाता है। पांचवा आप कह सकते हैं बायोगैस उत्पादन के पश्चात जो शेष बची अपशिष्ट है उसे भी बेकार नहीं किया जाता बल्कि उसका भी इस्तेमाल खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। किसान के लिए सर्वव्यापी उपयोगी है, सभी तरह से फायदेमंद। नेक्स्ट वीडियो में अलग